हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एपीएससी मॉक टेस्ट 2 वीडियो सॉल्यूशन पार्ट 2। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने हमारा जो मॉक टेस्ट है फ्री वाला उसको अटेम्प्ट किया होगा। और अटेम्प्ट नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अटेम्प्ट कीजिए, वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर पहले ये वीडियो का पार्ट 1 को भी नहीं देखा है तो उनको भी पहले देख के आइए, इसके बाद में इसको कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम कंटिन्यू करेगा ये वाला सीरीज से। तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन cos थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में कंजुगेट वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। तो ये कंजुगेट कंसेप्ट को यूज करके ही हमने इसको सॉल्व कर देना है। तो कंजुगेट में क्या होता है, अगर कंजुगेट का कंसेप्ट ये होता है ए प्लस बी जो अगर एक्स होने से ए माइनस बी जो क्या होगा 1/x होता है। ये कंजुगेट कंसेप्ट कहलाता है, राइट। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कंजुगेट कंसेप्ट आता होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर क्वेश्चन में मुझे गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 3, तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, कैसे निकलना है। सेक थीटा माइनस में टेन थीटा जो क्या होगा ये इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो मुझे सिंपल सा उसको सॉल्व कर देना है, इधर को प्लस कर देना है। तो प्लस करने पर ये आ जाएगा 2 सेक थीटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये इसमें ऐसा हो जाएगा 3 प्लस 1/3, जिसको कि मैं फर्दर सॉल्व करने पर इसका एलसीएम नीचे लेने पर तो 3 ही आता है। 3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9 और ये प्लस है 1, तो ये 10/3, राइट। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया 2 इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया मेरा 3/3। तो यहाँ से मैं 2 से इसे कर देता हूँ 5, यानी कि मोटा मोटा मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया एक्चुअली में सेक थीटा का वैल्यू जो कि मुझे मिल गया 5/3। जैसे कि आपको सभी को पता है सेक जो कोस का ही उल्टा होता है, राइट। तो ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाता है और ये क्या होता है, ये क्या हो जाता है बेस हो जाता है। क्योंकि कोस थीटा का बेस, कोस थीटा का क्या होता है, कोस थीटा जो बेस अपन में हाइपोटेन्यूस होता है, राइट। तो सेक जो उसका ही उल्टा उल्टा होता है। तो कोस थीटा मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, तो मेरा हाइपोटेन्यूस ये मिला था और ये बेस ये मिला था। तो बेस का वैल्यू डाल देना है। बेस का वैल्यू क्या है 3 एंड हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या है, ये है 5। तो एक्चुअली में 3/5 जो ऑप्शन नंबर बी जो होता है। अगर मुझे यही सवाल में मुझे अगर साइन थीटा का वैल्यू मुझे पूछ दिया होता तो मैं क्या करता, जैसे कि आपको सभी को पता है कि 3 4 5 जो ट्रिपलेट होते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर दिया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो गया। अगर मुझे साइन थीटा का वैल्यू पूछा जाता तो मैं क्या करता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लेता, जो कि 4/5 आंसर रहता। लेकिन क्वेश्चन में मुझे बस ये कोस थीटा का वैल्यू पूछा गया है तो मैं सीधा इसको टिक कर देता हूँ। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, theta doesn't lie in second quadrant if 5 sin theta minus 4 equals to 0, then 10 sorry 10 square theta plus 15 cos square theta minus 7 cosec theta is equal to। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है अगर थीटा जो है यानी कि ये थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, राइट। यानी कि ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, यानी कि ये तीनों क्वाड्रेंट में कहीं में होगा। तो सिंपली मुझे पहले ये वाला को सोल्व करना है। या में सॉल्यूशन इस तरह से होगा, अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है sin थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 sin थीटा मैं यहाँ पे रख दूं और ये -4 को उस तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू निकाल दूं आराम से, जैसे कि 5/4 आ जाएगा, क्योंकि ये जो उस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, ये यानी कि प्लस में है। थीटा का वैल्यू कहाँ में पॉजिटिव होता है, थीटा का वैल्यू यहाँ में पॉजिटिव, सॉरी थीटा का वैल्यू बोलते हैं, साइन का वैल्यू जो सेकंड क्वाड्रेंट और
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ में क्वेश्चन में बोला गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं बोला, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही थीटा का वैल्यू जो थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो इसको यूज करके मुझे अभी इसको फर्दर सॉल्व कर देना है। तो मुझे क्वेश्चन में बोला है और इसका वैल्यू निकालना है, राइट। तो साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर मुझे 4 मिला और हाइपोटेन्यूज मुझे 5 मिला। तो बेस क्या होगा इसका, बेस जो जैसे कि आपको पता है 3 होगा। और ये 3 क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 2 बोलता है 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है, राइट। तो ये जो मुझे गिवन था ये भी गिवन था, मुझे ये फाइंड करना था, जो कि ट्रिपलेट मुझे याद है। तो आराम से आप ट्रिपलेट की मदद से भी निकाल सकते हो। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम डाल के भी आराम से बेस को सॉल्व निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू डाल देना है, 10 स्क्वायर 10 को 10 लिख दो, उसके बाद इंटू में 10 स्क्वायर थीटा। 10 थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस में क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर में 4 है और बेस में 3 है, राइट। तो इसको स्क्वायर कर देता हूँ मैं। इसके बाद माइनस में क्या है, सॉरी प्लस में क्या है, प्लस में 15 इंटू कोस थीटा। कोस में क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो बेस मेरा 3 था, हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है 5। उसके बाद मुझे माइनस कोसेक, राइट। कोसेक जो साइन का ऑपोजिट होता है साइन, अगर यहाँ पे है 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा। तो अभी मुझे इसको सिंपल से सॉल्यूशन कर देना है। तो ये 10 इंटू 16, राइट, 16 इंटू 9 प्लस में या फिर ये कट देगा तो क्या हो जाएगा, और ये 3 में कट देगा, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस में ये कितना हो जाएगा 35 अपॉन में 4। अभी मुझे ये नीचे वाला को डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेना है तो क्या आएगा 36, इसका एलसीएम 36 आएगा। और ये तो कितना था 160 था, राइट, ये 160 होगा। तो 36 करके यहाँ से पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो इसको 4 टाइम्स में कटेगा। 4 इंटू 160 कितना होगा 640 होगा, 640 प्लस में प्लस, प्लस है तो प्लस, ये नीचे में कुछ नहीं है तो 1 से 36 को 36 टाइम में डिवाइड होगा, फिर 36 से 9 को मल्टीप्लाई करेगा। तो 9 6 जा 54, 4 5 रिमाइंडर, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32, राइट। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस आएगा। 4 से 36 को 9 टाइम्स में कटेगा, फिर 9 से 35 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 से 35 को मल्टीप्लाई कितना टाइम्स में करेगा, 9 5 जा 45, 4 रिमाइंडर, 9 3 जा 27 प्लस 4 31। ओके, सो अभी मुझे इसको और सॉल्व कर देना है। तो क्या होगा, ये दोनों को माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस करने पर आएगा ये 9, उसके बाद में ये 0, राइट, हाँ सॉरी 0 0। तो ये 649 अपॉन में 36 होगा। तो ये पार्टनर कटता है कि नहीं कटता है देखते हैं। तो ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो कहीं से भी नहीं कटेगा, राइट। तो ऑप्शन में मुझे देखना है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में आंसर तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ में ऑप्शन में एक्चुअली में गलत है, शायद से मेरा दोस्त गलत ऑप्शन डाले, तो इनमें से एक ऑप्शन को करेक्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चन भी थोड़ा ज्यादा लंबा वाला बता दिया, एक्चुअली में ये ऑप्शन में ये होना चाहिए। तो ये मेरा सही आंसर होगा। So moving to the next question, that is question number 11. The angle of elevation of a top of a tower from points A, B lying on the horizontal to the full of a tower are 15 and 30 respectively. Find the height of the tower where A, B is equal to 48. तो ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है एपीएसएसबी में। इस टाइप का अभी तक तो आया तो नहीं है, लेकिन जो हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स है, तो वो कंसेप्ट तो हर पीएचडी का, हर अगर आप स्टेनो का बोल लो, सीजीएल का बोल लो, या तो सीएचएसएल का भी बोल लो, तो हर एग्जाम में आता ही है पीएचडी का, एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो ये भी अच्छा वाला लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे ज्योमेट्री का भी हल्का सा कंसेप्ट यूज किया है। तो बिना टाइम गवाते हुए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है ये कोई टावर है, उसके बाद यहाँ से जो टॉप ऑफ द टावर से ग्राउंड में, ये ग्राउंड में 2 पॉइंट है,
दो पॉइंट क्या है, ए और बी बोला है, और उन दोनों का रेस्पेक्टिवली एंगल गिवन है 15 एंड 30, राइट। 15 एंड 30, और ए बी का क्या था है 48। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है 48 सेंटीमीटर है, और मुझे पता करना है इसका हाइट। तो अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो वहां पे एक कंसेप्ट होता है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल जो ये और ये एंगल का सम का बराबर होगा, राइट। तो जैसे कि अगर मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ, तो सपोज मान के चलिए अगर थीटा है और ये अल्फा है और ये बीटा है, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ऐसा है, मतलब ये कंसेप्ट जो है। तो सिंस ये 30 है, राइट, तो ये 15 है, तो ये कितना होगा, ये भी 15 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों को जब प्लस करेगा तभी तो 30 आएगा, राइट। इसका मतलब ये एंगल अगर 50 है, तो एक्चुअली में तो साइड भी अगर जैसे कि आपने आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है, तो ये एंगल सेम होता है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये वाला ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट। तो अगर एंगल अगर सेम है तो साइड भी सेम होता है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री बोलता है, ज्योमेट्री में तो पढ़ा ही होगा। तो ये 48 है, दैट मीन्स ये भी 48 हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में अगर पढ़ा है तो जब भी यहाँ पे जो ये वाला एंगल जब भी 30 डिग्री होता है, तो यहाँ में ये साइड लोग का रेशियो होता है, 30 डिग्री का रेशियो जो होता है 1 और √3 और ये 2 होता है, राइट। तो सिंस ये 2 का वैल्यू जो 48 गिवन है, 2 का वैल्यू भी कितना गिवन है, 48 गिवन है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू मेरा 2 अपॉन में सॉरी 48 अपॉन में 2 जो कि हो जाएगा 24, यानी कि ये वाला जो हाइट है ये मेरा निकल के आया कितना, 24 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर होगा इस सवाल का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000। आपका क्वेश्चन में 30.00 होगा, लेकिन एक्चुअली में ये कॉमा है, 30,000 है, एक 7% per annum for 10 years is ₹4,347, the value of n। बेसिकली आपको यहाँ पे ईयर्स को निकालना है, टाइम को निकालना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर से क्वेश्चन है, और यूजुअली कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है, तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये पूरा अरिथमेटिक का बाप है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेगा, जैसे कि आपको पता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट, सॉरी ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है, तो आपको अमाउंट तो मालूम है, अमाउंट तो क्या होता है, अमाउंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जो कि आंसर आ जाएगा 34,347, ये मेरा अमाउंट है। ये दोनों को प्लस करने पर कितना आया, अमाउंट मेरा आया। तो क्वेश्चन में मुझे ईयर्स को निकालना है, तो मैं सिंपली अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर देता हूँ। तो ए इज इक्वल टू, जैसे कि आप सभी को मालूम ही है, ई ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100, ये यहाँ पे टी हो जाते हैं, राइट। तो आप सीधा उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए जो कितना था 34,347 एंड टी इज 30,000, राइट। अगेन 1 प्लस रेट कितना था 7%, राइट, तो ये टी आ जाएगा। तो मैं इसको उस तरफ भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं ट्राई करूंगा कि टी ये साइड को, जो टी से जुड़ा वाला साइड को मैं उस तरफ रखने के लिए, तो ये आ जाएगा 34,347 अपॉन में 30,000 एंड दिस विल बिकम, अगर आप इसको एलसीएम लेगा तो 100, नीचे में 100 हो जाएगा, राइट। तो ये 100 और 100 इंटू 100 प्लस 7, 107 अपॉन में टी। तो यहाँ पे जितना अगर नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन कर दीजिए। तो मैं देखता हूँ ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 1 जर, उसके बाद 3 1 जर ना, उसके बाद 3 4
4 अगेन दिस 3 9, तो ये 3 से 100 टाइम्स में कट देगा, सॉरी 10,000 इतना टाइम्स में कट रहे हैं। तो यहाँ से मुझे देखना है कि ये एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप अगर पावर एंड एक्सपोनेंट स्क्वायर क्यूब वो सब अगर याद नहीं होने से कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा क्यूब एंड स्क्वायर का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करना नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई स्टूडेंट लोग अगर इसको सॉल्व करने पे जाएगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं, और वैसे भी कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव वाला चैप्टर ही होता है, तो इसको मुझे कैलकुलेटिव करना ही नहीं। तो यहाँ में देख सकते हैं कि अगर मैं 100 का क्यूब लेता हूँ तो यहाँ पे और एक 100 हो जाना था, क्योंकि तीन तीन का जीरो, तीन जीरो तीन तीन का सॉरी 3 जीरो का पेयर बनना था। सिंस यहाँ पे 4 जीरो है तो क्या यानी कि 2 जीरो का पेयर बन रहा है, तो क्या होगा एक्चुअली में स्क्वायर का स्क्वायर ही होगा कोई नंबर का, और किसका स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली 100 का स्क्वायर होगा, राइट। 100 को जब आप स्क्वायर करोगे तभी तो ये ऐसा आता है, राइट, ये आएगा। तो ये एक्चुअली में 100 का ही स्क्वायर है, तो मैं ये इसका स्क्वायर करने पर ही आता है, यानी कि ये एक्चुअली में ऐसा होगा, ऊपर का कुछ कोई भी नंबर होता है उससे मुझे लेना देना नहीं है, उसको मैं ऐसे रख देता हूँ। तो नीचे में ये एक्चुअली में 100 का ही ऐसे स्क्वायर है, जो कि यहाँ ये साइड में क्या गिवन है 107 अपॉन में 100 था ना, तो ये टी था ना, राइट। तो ये टी और ये टी, सिंस यहाँ पे ये नीचे का बेस है ना, तो टी को आप इससे कंपेयर करेगा, तो टी का वैल्यू मेरा आ जाता है, माने होगा बी जो होगा आंसर हमारा। टी का वैल्यू कितना है 2, 2 साल। तो इसको एजम्पशन भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव है। अगर कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि आप कैलकुलेट करने बैठ जाएगा तो आपका बहुत अच्छा खासा टाइम डालेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा है कि अगर इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देते हैं तो उसको कैलकुलेट करना भी नहीं होता है, बस आपको एग्जामिनर जो बस आपका दिमाग चेक करते हैं। अगर कोई सवाल इतना बड़ा सवाल है उसको तो कंप्यूटर से ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ही चैप्टर ही कैलकुलेटेड है। Moving to the next question, question number 13. A sum of money invested at compound interest amounts to rupees 800 in 3 years and to rupees 840 in 4 years. The rate of interest per annum is. तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट से ही है क्वेश्चन जो। तो यहाँ पे हमें रेट को निकालना है, तो क्वेश्चन में जैसे बोला है कोई सम है, राइट, कोई सम है जो कि कितना बन जाता है 800 रुपीज इन 3 साल में, इन 3 इयर्स। फिर यहाँ से फिर 840 रुपीज बन जाता है इन 4 इयर्स, यानी कि आगे और एक 1 ईयर्स आ जाए, टोटल 4 इयर्स हो जाते हैं। 4 इयर्स में इतना बन जाए 840। तो मुझे सिंपल सा इसका रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल देता हूँ इसका। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 840 अपॉन में 800। यहाँ से मैं 0 0 कैंसिल करता हूँ, और यहाँ से मैं कर देता हूँ कितना 4 से करता हूँ 21 अपॉन में 20। तो ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर ये आ गया तो ये एक्चुअली में यहाँ से इधर तक आने में कितना लगा, एक्चुअली 1 यूनिट 1 अपॉन में 20। ये एक्चुअली मेरा रेट होता है, ये मेरा रेट का फ्रैक्शन होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है रेट ये 1/20 का अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता है 5% हो जाता है। समझ में नहीं आया तो ऐसा कीजिए 1 अपॉन में 20 इंटू 100 कीजिए, तो यहाँ से कटेगा 2 से 5 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 5%। तो ये एक्चुअली में अगर अच्छा से अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो सब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक अच्छा से क्लास को गो थ्रू कीजिए और ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बोला था, आफ्टर क्रॉसिंग 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स में अपना ऑफिशियली कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ, तो मुझे उधर तक रीच करने के लिए हेल्प कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average monthly income of a family is 2200 for the first 3 years. So first 3 months के लिए कितना है बोला है एवरेज, जो 2200 रुपीज।
again 2250 और 2550 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। उसके बाद में नेक्स्ट 5 मंथ्स में कितना है बोला है 3120 रुपीज फॉर द 5 मंथ्स। तो ये 3 साल का, सॉरी 3 साल बोलते हैं, 3 महीना का एवरेज है, और ये 4 महीना का एवरेज है, और ये 5 महीना का एवरेज है। और मुझे ओवरऑल 12 मंथ का एवरेज निकालना है। क्वेश्चन में बोला है मुझे व्हाट इज द एवरेज ऑफ मंथली इनकम, यानी कि एवरेज ऑफ मंथली इनकम मतलब मुझे हर साल का, एक साल का मतलब मंथली इनकम निकालना है, या राइट। एक साल में कितना मंथ होता है 12 मंथ होते हैं। तो मुझे इसको सीधा इसका पहले सम निकालना होगा। सम कैसे निकलते हैं, सम निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। एवरेज कितना है और ये एन है, ये है एवरेज और ये है एन। तो मुझे इसका सम निकालना है, तो सम आ जाएगा कितना 66,000। उसके बाद ओवरऑल एवरेज मुझे चाहिए, तो मुझे इन सब का सम निकाल के फिर वो सम को फिर मैं सम कर देता हूँ, यानी कि सबका प्लस कर देना है मल्टीप्लाई करके, राइट। तो यहाँ से मैं वो कर देता हूँ 0, 20 से फिर 0 रहेगा, फिर टू रिमाइंडर था, फिर 20 प्लस में 2 22, 8 प्लस में 2 10, उसके बाद 5 0 0, 5 2 10, 0 5 5 प्लस 1 6, 5 3 15। अभी मुझे इसको सम कर देना है 0 0, और ये हो जाएगा 12 प्लस 2 14, राइट। प्लस में रिमाइंडर में 1, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3। और क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे देखो ये सेविंग भी दिया है। तो सेविंग तो आपने, सेविंग तभी होता है ना, राइट। अगर कोई इनकम है तो इनकम से माइनस करके तो सेविंग जाते हैं, राइट। अगर मेरा इनकम ही नहीं होगा तो मैं सेविंग भी नहीं होगा, और बिना इनकम का तो सेविंग होगा नहीं, यानी कि सेविंग तो कहीं से तो आना नहीं है। मेरा जो कमाई होगा वहीं से ही कुछ पोर्शन को निकाल के तो मैं सेविंग करूंगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन में बोला गया ये अगर इनकम है, ये अगर इनकम है, ये अगर ये कोई इनकम होगा, मान के चलो कोई इनकम होगा, तो इनकम में से इतना अमाउंट को निकाल के सेविंग, मतलब सेविंग का तौर पे अमाउंट को निकाल के रखा है। तो जब मैं ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट करने के लिए करेगा, क्योंकि सेविंग भी तो एक पार्ट ऑफ मेरा इनकम ही है, राइट। तो उसको मैं यहाँ वापस जोड़ दूंगा मेरा, यहाँ पे वापस जोड़ने पर मेरा एक्चुअली मेरा सेविंग आ जाएगा। तो ये तो मेरा नेट हो गया, नेट इनकम हो गया। तो मेरा ग्रोस ओवरऑल वाला सेविंग को जोड़ के ही आएगा, यानी कि ये 1260 रुपीज, जो कि ये आ जाएगा 6, सॉरी यहाँ में कर देता हूँ 0 6 और 6 और ये 3 और ये 3। और सिंस मुझे एक साल का मुझे मंथली एवरेज निकला है, मंथली मतलब इच मंथ, एक साल में कितना होता है 12 मंथ होते हैं, तो 12 से डिवाइड करने पर मेरा इच मंथ का वो क्या था हो जाएगा, मतलब इच मंथ का मेरा एवरेज आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ से अगर 12 से इसको कटने पर ये हो जाएगा 12 2 से कटेगा, 12 2 जब, उसके बाद में ये कटेगा 12 8 और 12 0 60 बचेगा, तो 12 5, जो कि आंसर मेरा आएगा 2805, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मने होगा। ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइन इतना इतना इतना। तो यहाँ पे मुझे एरिया निकालना है, एरिया पूछा गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये लाइन का द्वारा जो एक ट्रायंगल बनता है उसका मुझे एरिया निकालना है। मतलब ये बोला है कि कोई क्वाड्रेंट है, जैसे कि क्वाड्रेंट, जैसे कि पता है क्वाड्रेंट सबको मालूम ही है, राइट। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, तो यहाँ में ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोला है ये जगह में, तो ये एक्स होगा, तो ये क्या होगा वाई। तो ये लाइन से कोई एक ट्राइंगल बनता है, उसका एरिया निकालना है। तो आप सभी को यहाँ पे पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होगा। तो एक्स और वाई का कैसे वैल्यू निकालते हैं वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे। तो मैं सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालता हूँ, राइट। तो एक्स का वैल्यू मैं कैसा निकालूँ, वाई का जगह में 0 रख देता हूँ। तो वाई का जगह में 0 रखने पर ये अपने से मतलब 0 ही हो जाता है। मतलब मोटा मोटा समझ जाओ, अगर आपको एक्स का वैल्यू निकालना है तो वाई को इग्नोर कर दीजिए। तो क्या करेंगे,
3x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू निकाल के 4 आ जाता हूँ। तो अगर y का वैल्यू निकालना है, 3 को इग्नोर मार दो, सॉरी 3x को इग्नोर मार दो, तो x का वैल्यू तो मेरा कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे 4, राइट। और y का वैल्यू निकालना है तो 3x को इग्नोर मार देगा तो कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 12, यहाँ से मैं y इज इक्वल टू 3, तो ये 3, तो यहाँ से ये दोनों का अभी ज्वाइन कर देता है यार, मतलब कोई भी पॉइंट में, मतलब यहाँ से 1 2 3 ये 4 1 2 3, तो यहाँ से ये दोनों को जब ज्वाइन करेगा तो ये एक क्या बनेगा, ट्राइंगल बन जाता है, राइट। और सिंस ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ओरिजिन में ये क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, तो यहाँ से इधर अगर 3 है और यहाँ से इधर अगर 4 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस मेरा 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, राइट। तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में हाइपोटेनस जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। सिंस मेरे पास हाइट है, बेस है, तो मुझे हाइपोटेनस की कोई जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, 1dh, जो कि आंसर आएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4, यहाँ से खट जाएगा 2 टाइम्स लेंथ, जो कि मेरा आंसर जो 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी माने होगा। तो ये था ये आज का पार्ट 2 का। तो टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरा चैनल से जुड़े रहिए। तो टिल देन अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सीधा कंप्लीट कर देंगे।